चलिए भाई क्लास स्टार्ट करें आज की। ऑन है कि नहीं? ऑन है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी जो क्लासेस हैं सीटेट के लिए, वो क्लासेस अपनी कंटिन्यू चल रही है और जिसमें सीडीपी की क्लास आज 69वीं क्लास होगी शायद। तो आप लोग सोच भी रहे होंगे कि सर इतनी सीडीपी की क्यों पढ़ाई जा रही है। देखिए, सीडीपी का बहुत बड़ा रोल होता है मेरे भाई सीटेट के एग्जामिनेशन में। अगर हम सीटेट की बात करें तो इसमें आपकी 30 नंबर की सीडीपी आती है, लेकिन 90 नंबर पेडागॉजी समेत आते हैं। हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी, ईवीएस पेडागॉजी, मैथ्स पेडागॉजी। तो कहीं ना कहीं ये कुल मिला के 90 नंबर की आती है मेरे भाई। आप लोगों को लगता है कि 30 मार्क्स का है, और यहाँ पर जो बच्चा बेहतर कर पाएगा, अच्छा कर पाएगा, बहुत अच्छा कर पाएगा, ये मान लीजिए उसका सीटेट सिर्फ और सिर्फ सीडीपी के बलबूते पे निकल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सीडीपी के बलबूते पर। तो सीडी पर इतना ज़्यादा फोकस करने का उद्देश्य ये है। हम जो चीज़ें आपको पढ़ाते हैं वो ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ाते हैं, और ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में क्या है। ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ाने से क्या होता है, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे, तो उन क्वेश्चंस को भी देखकर यहाँ पर सारा का सारा आपको वही पढ़ाया जाता है जो सीटेट के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्रैक्टिस चल रही है इसका मतलब कुछ भी पढ़ा दिया जाए। सीटेट में जो पूछा जाता है वही। तो आपकी ये पेपर वाली प्रैक्टिस है और पेपर से ही प्रैक्टिस है। तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की क्लास है। अगर आप बेहतर तरीके से यहाँ पर तैयारी करते हैं तो आपके ये मान लीजिए 30 आउट ऑफ 30 का ही स्कोर आप यहाँ पर करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अपनी, अरे भाई कहाँ से आ गया, अपनी जो आज की क्लास है वो क्लास हम ओपन कर देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से अपने देखते हैं किस प्रकार के सीडीपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे, और पूनम सेठी ने क्वेश्चन भी किया था, आंसर भी दिया था इस क्वेश्चन का। तो आप लोग भी अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्लियर है? जो भी स्टूडेंट हमसे तैयारी करता है वो आंसर जरूर देता है, क्योंकि एक तरीके से उसके अंतर्गत एबिलिटी आ जाती है और उनको पता चल जाता है कि अब सीडीपी में हम 28, 29 या 30 का स्कोर करेंगे। जहां तक है 30 स्कोर ही आपका होगा। क्वेश्चन है मेरे भाई पहला, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है? बुद्धि कैसी है? एकल इकाई है, और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है। यहां पर अगर हम बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर की, तो इससे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्लियर है? लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था मेरे भाई? बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत दिया था। और इनके अनुसार बुद्धि जो प्रकार बताए थे, कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी। कितने प्रकार की बुद्धि? 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी। और जीन पियाजे साहब ने। क्लियर है? 8 प्रकार की बुद्धियों की अगर बात करें तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जिसे प्रकृतिवादी बुद्धि बोलते हैं, लॉजिकल इंटेलिजेंस जिसे तर्कणात्मक बुद्धि बोलते हैं, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिसे शारीरिक गत्यात्मक कौशल बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो भाषाई बुद्धि होती है, तो इस प्रकार स्पेशल इंटेलिजेंस जो स्थानिक बुद्धि होती है उसकी बात की गई। तो इस प्रकार से बुद्धियों की बात यहाँ पर की गई। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग छापिए। बहुत आसान सवाल है मेरे भाई। खिलौना के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? गुड़िया ने कहा, गुड़िया बोल रही है कि यह जो खिलौने हैं, गुड़िया कह रही है, यह गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी। रोहन बोल रहा है गुड़िया से कि मुझे यह खिलौना पसंद, माफ कीजिएगा, रोहन से गुड़िया बोल रही है। खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी। तो रोहन बोल रहा है गुड़िया से, मुझे ये खिलौने नहीं चाहिए क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। कहीं ना कहीं अगर इस बात की बात की जाए, यानी कि रोहन मना कर रहा है कि गुड़िया से मैं नहीं खेलूंगा भाई, गुड़िया से तो लड़कियां ही खेलती हैं। तो ये जो होती है जेंडर प्रासंगिकता नहीं होती, इसको बाद जेंडर भेदभाव भी नहीं होता है, और जेंडर स्थिरता भी नहीं हो सकती। देखिए भेदभाव क्यों नहीं होगा वो समझ लीजिए। भेदभाव इसलिए नहीं होगा, अगर रोहन भी
गुड़िया से खेलेगा तो उससे कोई मना थोड़ी करेगा कि गुड़िया से क्यों खेल रहा है। लेकिन अगर ये जो बात है वो रूढ़िवादिता है, स्टेरियोटाइप्स बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं जो पुरानी परंपराएं नीतिगत चली आ रही हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, और हम रोहन को ऐसा लगता है कि लड़के तो गुड़ियों से ही खेलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स को प्रदर्शित करता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। क्वेश्चन है, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए, क्या चीज, निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाएगा। तो ये जो होता है मेरे भाई, ये मानकीकृत नहीं होता है, मानक संदर्भित नहीं होता है, योगात्मक नहीं होता है, ये होता है आपका रचनात्मक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फॉर्मेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव कहते हैं, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए इस पे ज़्यादा डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इसी प्रकार का पूछा जाता है और कई बार हम इसके बारे में डिस्कशन भी कर चुके हैं। क्वेश्चन है, एक बहुभाषीय कक्षा में मल्टी लैंग्वेज में अगर क्लासरूम की बात की जाए तो इसमें टीचर को क्या करना चाहिए। तो पॉजिटिव पूछा है आपसे, तो टीचर क्या करेगा, एक पॉजिटिव काम ही करेगा। तो आप आंसर बिना पढ़े भी लगा सकते हैं। निरुत्साहित, ये वर्ड दे रखा है, गलत होगा। ज़्यादातर विद्यार्थी, ज़्यादातर यहाँ गलत कर देगा। भाषाओं में ठीक, एक लक्ष्यांक, एक लक्ष्यांक क्यों, बहुलक्ष्यांक होना चाहिए। तो और यहाँ छोड़ने की भी बात की है, अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी लैंग्वेज को आप छोड़ नहीं सकते। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, देखिए केवल जो वर्ड आता है वो आपको आंसर को निपटा देता है, यानी कि गलत कर देगा। और वस्तु केंद्रित नहीं होनी चाहिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कहती है कि जो आपकी एजुकेशन है, शिक्षा है, वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बात ठीक है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये भी बात ठीक है। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होनी चाहिए, ये भी बात ठीक है। तो आपके जो आंसर होंगे वो कौन से होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें फर्स्ट आपका होगा नहीं, फर्स्ट होगा नहीं, फर्स्ट होगा नहीं, फर्स्ट होगा नहीं। ठीक, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होनी चाहिए, तो ये तो भाई गलत है। एक बार चेक करते हैं, ये गलत है, चारों के चारों ऑप्शन ही गलत है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड, सेकंड, थर्ड और कौन सा होगा, फोर्थ। अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो ये बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन पे सीटेट ने क्या दिया होगा, बोनस मार्क्स दिए होंगे, जाहिर सी बात है, जब रेस्पॉन्स की आई होगी बाद में। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर लगाइए, बहुत अच्छा सवाल है। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य, अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है, शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य पाठ्यक्रम पूरा करने में न्यायोचित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने में अच्छा कौशल है, ना जी ना। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, ना जी ना। सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली है। पाठ्यक्रम पूरा करने में न्यायोचित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा, और ये बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो गुणज वैकल्य की बात की गई है मेरे भाई। गुणज वैकल्य का मतलब क्या होता है, जो गणितीय संक्रियाओं को न कर पाए ऐसा बच्चा, अक्षम हो, यानी कि गुणा भाग जोड़ घटाव करने में अक्षम बच्चा हो।
तो क्या बोलेंगे, कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय की बाध्यता, ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है सवाल में। विद्यार्थी को दृश्य आधारित की बात ही नहीं की है, गणित आधारित कुछ अलग ही हो गया। क्लियर। परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। पाठ्यांश में मौजूद प्रासंगोचित जानकारी को निष्प्रभ ढकने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ना ना जीना। विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत, तो ये भी गलत हो गया। अब तो भाई आपका एक ही सही होगा, वो होगा सेकंड। विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना सही होगा। माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल ही सही होगा, हमने पूरा इसको पढ़ा ही नहीं था, तो सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका आंसर लिखेंगे। और क्वेश्चन है आपका, एक दृष्टिबाध्यता वाले विद्यार्थी। दृष्टिबाध्यता वाला विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? विजुअली हैंडीकैप्ड बोल सकते हो एक तरीके से, जो देख नहीं सकता। ऐसा बच्चा जो देख नहीं सकता वो टच एंड फील मटेरियल का यूज़ बहुत ज़्यादा करेगा। आप उसके लिए मैप्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो कैसेट्स का। मैप्स का यूज़ का मतलब हो गया वो टच एंड फील कर पाए। टच एंड फील मटेरियल, ब्रेल लिपि का यूज़ कर सकता है, जहाँ ब्रेल लिपि जो होती है उसमें 6 बिंदु होते हैं और ये एक तरीके से कील लगी होती है, तो उनको टच कर करके बच्चा पढ़ लेता है, तो टच एंड फील मटेरियल में आ जाता है। ऑडियो कैसेट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? कौन सी लाभदायक नहीं होगी? स्पर्शिक ग्लोब गलत है आपका। छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें गलत होगा। दृश्य पठन सॉफ्टवेयर गलत है। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें इस सवाल का सही जवाब होगा। क्या सही जवाब होगा? ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन का आंसर छापिए भाई। क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी, और आपके हिसाब से 9वां क्वेश्चन होगा आज का। स्टेटमेंट और रीजन का सवाल है। स्टेटमेंट दे रखा है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। यानी कि जिन जो सामग्री है, ऐसी सामग्री जो बोलकर ऑडियो कैसेट्स वगैरह आ जाएंगी, श्रवण पुस्तकें, तो इनका यूज़ किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा है। आप मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल जो भी है उसका यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा है। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो एक तो सही है और सेकंड वाला भी सही है। प्रस्तुतिकरण सही है और श्रवण पुस्तकें भी सही है, तो आपका ए, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण उपलब्ध करवानी चाहिए, तो इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कहीं ना कहीं कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वैसे तो आज का लास्ट सवाल है, लेकिन आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिएगा। क्लियर है? और पिछले में तो पूनम सेके ने आंसर दिया ही था, बाकी और भी स्टूडेंट देते रहते हैं। बाकी चैनल को जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो। और आप लोग पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हो, वो तो आप ही जाने किस बात का इंतज़ार करते रहते हो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और सीडीपी को पढ़ते रहिए और बाकी क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।